गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और चैप्टर नंबर 4 में अपने न्यूमेरिकल चल रहे हैं। बिल्कुल आज का लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। आज अपने सारे के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको कल करवा दिए थे, सॉल्व में करवा चुका हूँ सारे। अनसॉल्व न्यूमेरिकल चल रहे हैं, अनसॉल्व भी मैंने कुछ न्यूमेरिकल कल करा दिए थे। अपना न्यूमेरिकल नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन क्या है अपना। 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफैराड धारिता के एक गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफैराड के किसी निरावेशित गोले से कर दिया जाता है। इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है अपन को, निरावेशित शब्द से। उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। हमको दे क्या क्या रखा है, यहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे एक गोला दे रखा है जिसके विभव का मान कितना है, 150 वोल्ट है। उसकी धारिता का मान कितना है, 2 माइक्रोफैराड है। इसका संबंध अपन किससे करते हैं, दूसरे गोलीय चालक से करते हैं। दूसरे गोलीय चालक की धारिता जो है वो कितनी है, 1 माइक्रोफैराड। लेकिन हिंट के लिए अपन से कह रखा है कि दूसरा गोला जोड़ने से पहले कैसा है, निरावेशित है। यदि गोला जोड़ने से पहले निरावेशित है तो उस पर विभव का मान भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्योंकि अपन विभव जानते हैं, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यदि अपन आवेश लेके ही नहीं आए तो कार्य नहीं होगा, और कार्य नहीं होगा तो विभव भी नहीं होगा। इसका मतलब दूसरे गोले के लिए विभव जो रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। सिर्फ इसी वजह से ये न्यूमेरिकल है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। क्या क्या दे रखा है, पहले गोले की बात कर रहे हैं तो V1 बराबर 150 वोल्ट कॉमा, और अपना क्या दे रखा है, C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड, 2 गुना 10 की घात -6 फैराड। दूसरे गोले की बात करें तो दूसरे गोले के लिए V2 हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। या ये कहें ज्ञात नहीं करना, निरावेशित शब्द दे रखा है। निरावेशित का मतलब दूसरे पर आवेश नहीं है, और आवेश नहीं है तो विभव भी नहीं है, और विभव नहीं है तो V2 कितना हो गया, 0। और C2 हमें दे रखा है कितना, 1 माइक्रोफैराड, 1 गुना 10 की घात -6 फैराड। और जो ज्ञात करना है वह उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है। और उभयनिष्ठ विभव को अपन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, V से करते हैं। और अपन ने फॉर्मूला भी निकाला था उभयनिष्ठ विभव का, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। वही फॉर्मूला लिखेंगे अपन। उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। वैल्यू जो दे रखी है वो अपन ने सारी लिख रखी है ऊपर। एक वैल्यू ये रही V1 दे रखी है, C1 दे रखी है, V2 दे रखी है, C2 दे रखी है। इस समीकरण में अपन प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करने के बाद सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो रखते हैं वैल्यू। V बराबर C1 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶। V1 का मान कितना है, 150 प्लस C2 का मान कितना है, 1 × 10⁻⁻⁶। और V2 का मान जो है वो हमारा कितना है, 0 अपॉन 2 × 10⁻⁻⁶ प्लस 1 × 10⁻⁻⁶। देखो ये जो सेकंड वाला स्टेप है, सेकंड वाला स्टेप में अपन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किससे, 0 से। और हम जानते हैं किसी भी संख्या का 0 से गुना करने पर रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। केवल और केवल जो बचेगा वो कौन सा स्टेप बचेगा, फर्स्ट स्टेप बचेगा। और फर्स्ट स्टेप से अपना आंसर क्या आ गया, 2 × 10⁻⁻⁶ × 150। इसका आंसर तो 0 हो ही लिया। ये मल्टीप्लिकेशन 0 से होके 0। इन दोनों में से नीचे वाले स्टेप में से देखेंगे अपन 10⁻⁻⁶ यहाँ पे भी है, 10⁻⁻⁶ यहाँ पे भी है। ये आ जाएगा कॉमन। कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा 1, तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 3 × 10⁻⁻⁶। सिर्फ इसको अपन को गुना भाग करना है। हम देख रहे हैं 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कैंसिल, 3 से 150 कैंसिल कितने टाइम, 50 टाइम्स। V बराबर 2 × 50 कितना आ गया, 100 वोल्ट। उभयनिष्ठ विभव का मान हमारा आ गया कितना, 100 वोल्ट।
क्वेश्चन में अपन को कुछ और भी दे रखा है। और क्या पूछ रखा है, एक तो पूछा है उसने ओबेनिस्ट विभव, दूसरा पूछ रहा है प्रत्येक चालक पर आवेश भी ज्ञात करो। शुरुआत अपन ने कहाँ से की, हमने शुरुआत की जोड़ने से पहले दो गोले लिए, किसी एक गोले पर वोल्ट ये है, विभव जो है वो ये है, धारिता जो है वो ये दे रखी, दूसरे गोले पर विभव धारिता का मान दिया हुआ है, यहाँ पे दी हुई है। और हिंट के लिए हमें दे रखा है गोला कैसा है, निरावेशित है। निरावेशित होने के कारण उस पर कोई आवेश नहीं होगा, और आवेश नहीं होगा तो विभव नहीं होगा। इसका मतलब दूसरे गोले का विभव जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो चारों चीज़ें अपन ने लिख ली। जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, उभयनिष्ठ विभव का मान पूछा गया है। उभयनिष्ठ विभव अपन को ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमने लगा दिया, फॉर्मूला उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है पहले ही। क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, वैल्यू रख के गुना भाग किए हैं, और गुना भाग करने के पश्चात जो भी अपना आंसर आया वो क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव का मान होगा, एक आंसर। इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। जो आगे पूछ रखा है उसने, प्रत्येक चालक पर आवेश ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं जब दो गोलों को किसी तार की सहायता से जोड़ देते हैं तो उन पर विभव का मान जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। धारिता वही बनी रहती है जो पहले थी, और ये धारिताएं अपन ने लिख रखी हैं। पहले गोले पर धारिता जो होगी 2 माइक्रोफैरड होगी, और दूसरे पर जो होगी वो कितनी, 1 माइक्रोफैरड होगी। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि परिवर्तन होगा, आवेश Q1 Q2 ना हो के अब Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएंगे। हम जानते हैं Q बराबर C भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसी फॉर्मूले को अपन यूज़ ले रहे हैं। Q1 डैश लेंगे तो C1V। जब आवेशों का स्थानांतरण हो चुका तो विभव बराबर हो जाता है, हमने ज्ञात भी किया हुआ है, जिसे हमने नाम दिया है क्या, उभयनिष्ठ विभव। तो फॉर्मूला हो जाएगा Q1 डैश बराबर C1V। Q1 डैश बराबर C1 का मान हमारा ज्ञात है, कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶, और V का मान अभी अपन ने ज्ञात किया है, कितना है, 100। तो कितना आ गया, यहाँ पर 10 की पावर -6 है, यहाँ पर यदि इसको लिखेंगे तो 10 की पावर +2 लिखेंगे। हम जानते हैं आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। -4 है -6 है, +2 है, कितनी बची, -4 बची। तो कितना बचा, 2 × 10⁻⁻⁴, और आवेश का मात्रक जो होगा वो क्या होगा, कूलाम होगा। ये हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। या आप इसको यहीं के लिखना चाहो तो 200 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते थे। इसी प्रकार अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, Q2 डैश की निकालेंगे। Q2 डैश बराबर क्या होगा, C2V, इसी के जैसा फॉर्मूला होगा। C2 का मान अपना दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 1 माइक्रोफैरड दे रखा है, 1 × 10⁻⁻⁶। V का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना, 100 वोल्ट आ गया, इंटू 100। आंसर यहाँ से कितना आ गया, 10⁻⁻4 कूलाम। उसका मान Q2 डैश का हमारा मान आ गया। ये अपना हुआ क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल इजी सा है, लेकिन सिर्फ ये स्टेप देखने वाला था, बाकी सब कुछ फॉर्मूले पर आधारित है। और ये स्टेप निरावेशित है। निरावेशित में आवेश 0 दे रखे हैं तो विभव कैसे 0 हुआ, उस चीज़ को अपन को समझना है। हम जानते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। जब हम किसी आवेश को लेके ही नहीं आए तो कार्य नहीं करना पड़ा, तो विभव भी क्या आ गया, 0 आ गया। क्योंकि हम जानते हैं V बराबर W/Q, W बराबर 0 होने पर V बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जा सकता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। इसके विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, हमको एक तो दे रखा है बूंदों की संख्या, और एक दे रखा है 200 वोल्ट का विभव। तो हम इसको पहले और बाद की कंडीशन बना के चलेंगे कि अपन यहाँ पर जैसे कह रहे हैं ना कि इन बूंदों को मिलाकर, या कि कहें इन बूंदों को जोड़कर। तो एक तो जोड़ने से पहले, एक जोड़ने के बाद। पहले वाले को बोलेंगे इनिशियल,
और बाद वाले को बोलेंगे फाइनल। तो अपन जब भी कभी यूज लेके चलेंगे यहाँ पे आई और एफ वर्ड यूज लेके चलेंगे इनिशियल और फाइनल के लिए। साथ के साथ यहाँ पर कहा गया है कि 125 बूंद है और जब इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाएगी तो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी वो ज़्यादा होगी और छोटी बूंद की त्रिज्या जो होगी वो कम होगी। तो अपन सॉल्यूशन में सबसे पहले तो अपन त्रिज्याओं का बोलते हैं, माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर व बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। केवल अपन ने त्रिज्या बना दी। ये वाला प्रयोग अपन ने करके देखा होगा। जैसे अपन ये कहें कि एक बूंद यहाँ पे है और इसी के जस्ट बगल में एक और बूंद है, तो ये बूंद बड़ी हो जाएगी। यदि इसमें एक बूंद को और मिला दिया जाए तो और बड़ी हो जाएगी। ऐसे करके यदि इसमें बूंदों को मिलाते रहें, इसकी जो मोटाई है वो क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। या ये कहें, मोटाई ना बोल के उसको कहेंगे इस बूंद का जो आयतन है वो क्या होगा, बढ़ता हुआ रहेगा। तो जब अपन बूंदों को परस्पर मिला रहे हैं, कितनी बूंदों को, 125 बूंदों को, तो अपन कहेंगे 125 बूंदों का आयतन बराबर होगा कितने, एक बड़ी बूंद के आयतन के। और होना भी चाहिए। जो अपन परस्पर एक दूसरे को जोड़े ही जा रहे हैं बूंदों को, तो बूंद की मोटाई अपना बढ़ती जा रही है। बूंद जो होती है वो गोलाकार आकृति की होती है, ये अपन पृष्ठ तनाव में पढ़ चुके हैं। बूंद की आकृति क्यों गोलाकार क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण इसकी आकृति जो होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। तो इस वजह से अपन क्या बोल रहे हैं, इसका आयतन भी बोल रहे हैं। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं 125, मैं यहाँ पर छोटी वर्ड नाम दे रहा हूँ, छोटी बड़ी, क्योंकि ये छोटी बूंदों को मिलाएंगे तो ही बड़ी बूंद बन पाएगी। छोटी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। तो हम जानते हैं आयतन का फॉर्मूला, बूंद की आकृति मैंने आपको बता दी है कैसी होती है, गोलाकार होती है। और गोलाकार या गोले का आयतन जो होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू होगा। ठीक है। छोटी बूंद की त्रिज्या जो है वो कितनी है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर होगा छोटी बूंद के लिए। बड़ी की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो बड़ी के लिए कैपिटल आर यूज लेंगे। तो 125 तो बूंद हुई, एक बूंद का आयतन कितना हुआ, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू बराबर बड़ी बूंद का आयतन कितना हुआ, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। जो राशियाँ कट रही हैं उनको काट देते हैं। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कट गया। 125 को अपन कह सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 पंजे 125। तो इसको कह सकते हैं 5 की घात 3, यहाँ लिखेंगे r की घात 3। तो इसको कॉमन तरीके से बोलें तो कॉमन तरीके से इस तरीके से बोल सकते हैं 5r की पावर 3, क्योंकि देख रहे हैं अपन, जो इसको ओपन करके देख लीजिए, 5 की पावर 3 एक आएगा, r की पावर 3 एक आएगा, r की पावर 3 तो यहाँ पे है ही है। 5 की पावर 3 को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो इसको कह सकते हैं 5r की पावर 3 बराबर r क्यू। दोनों तरफ घनमूल लेने पर, और घनमूल लेंगे तो 1/3 पावर में 1/3 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 एक एक पावर रह जाएगी। तो यहाँ से कह सकते हैं अपन r बराबर 5r। इक्वेशन नंबर 1। छोटी बूंद की त्रिज्या और बड़ी बूंद की त्रिज्याओं में अपन ने एक संबंध निकाल लिया। ये संबंध अपन को आगे काम आएगा। हालांकि इसने पूछा जो है वो क्या पूछा, एक विभव पूछा है और एक ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है, उसने कोई त्रिज्या वगैरह नहीं पूछी। लेकिन अपन यहाँ कह सकते हैं कि जो त्रिज्या में संबंध है वो ये रहेगा। आगे देखते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि जैसे विभव में परिवर्तन है, विभव का फॉर्मूला जो होता है 1/2 CV² होता है। ठीक है। विभव का नहीं, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 CV², वो अपन यूज़ लेंगे। साथ के साथ विभव के लिए भी देखेंगे, विभव का भी यहाँ पर फॉर्मूला होता है, वो अपन फॉर्मूला आवेश Q बराबर CV वाले फॉर्मूले की सहायता से अपन यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके का अपन फॉर्मूला लेंगे। तो पहले अपन यहाँ पे छोटी बूंद का बड़ी बूंद का विभव भी लिख लेते हैं और आवेश भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखते हैं वो क्या आता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे छोटी बूंद के लिए। छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद का आवेश, छोटी बूंद का विभव, सारी चीज़ अभी हमको यहाँ पे निकालनी है। तो देखते हैं।
एक छोटी, ध्यान देना मैंने पहले बाद की जगह छोटी बड़ी के नाम यूज ले रखे हैं, बूंद की धारिता CI। धारिता का फॉर्मूला वही है, गोलाकार है तो 4 पाई एप्सिलॉन r इसका फॉर्मूला होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एक बूंद की हुई, ध्यान दीजिएगा, 125 बूंद की धारिता की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 125 हो जाएगा। एक बड़ी बूंद की धारिता CF बोल रहे हैं, उसको बाद के लिए बोल रहे हैं क्योंकि छोटियों को जोड़ के बनाएंगे तो ही बड़ी बूंद बनेगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक छोटी बूंद पर आवेश बराबर QI बोल लीजिए, Q बराबर CV होता है, तो CV होता है तो अपन यहाँ से कह सकते हैं क्या, CI VI, ठीक है। CI तो यहाँ से ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेंगे, और VI का मान ये दे रखा कितना, 200 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही एक बड़ी बूंद पर आवेश इसको बोलेंगे अपन QF बराबर CF VF। इन चारों फॉर्मूलाओं का अपन उपयोग करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखे हैं। तो सबसे पहले तो अपन को क्या ज्ञात करना है, इसका विभव ज्ञात करना है। किसका विभव ज्ञात करना है, बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है। और बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करने के लिए अपन जो नियम लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, आवेश संरक्षण का नियम लगाएंगे। और हम जानते हैं आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार पहले का आवेश और बाद का आवेश जो होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो अपन यहाँ पे आवेश संरक्षण के नियम से कह रहे हैं हम 125, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, 125 बड़ी 125 छोटी बूंदों पर आवेश इज इक्वल टू एक बड़ी बूंद पर आवेश। आवेश संरक्षण का नियम ये कह सकता है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जो अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। तो अपन ने किया क्या है, 125 छोटी छोटी बूंदों को जोड़ कर क्या बना दी, एक बड़ी बूंद बना दी अपन ने, और कुछ नहीं किया। तो 125 बूंदों पर जितना आवेश होगा तो सारा का सारा आवेश एक बड़ी बूंद पर चला जाना चाहिए, क्योंकि आवेश संरक्षित है, ना तो उसको उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा। तो नहीं होगा तो सीधा सीधा 125 बूंदों का आवेश जो है वो किस पर चला जाएगा, एक बड़ी बूंद पर चला जाएगा। तो यहाँ पर अपन आवेश का फॉर्मूला लिख चुके हैं। आवेश का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 125 और एक छोटी बूंद का जो फॉर्मूला है वो कितना है, CI VI इज इक्वल टू, बड़ी बूंद के लिए अपन सीधा सीधा लिख देंगे कितना, CF VF। CI का मान ये वाले समीकरण से और CF का मान इस वाले समीकरण से अपन प्रतिस्थापित करते हैं। तो क्या आएगा, 125 इंटू CI की वैल्यू अपनी कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, और VI का मान हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, छोटी बूंद पर विभव दे रखा है उसने कितना, 200 वोल्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 200 इज इक्वल टू, CF का मान हमने फॉर्मूला लिख रखा है कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। और VF का मान हमको क्या करना है, ज्ञात ही करना है, क्योंकि उसने कह रखा है इसके का मतलब यहाँ पे है बड़ी बूंद से, बड़ी बूंद का विभव और ऊर्जा में परिवर्तन की अपन को गणना करनी है। तो VF का मान कितना आ जाएगा, ज्ञात करने के लिए आ जाएगा। तो VF रखा रहने देंगे, काट पीट लेंगे, 4 से 4, पाई से पाई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे कट गए। समीकरण नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल R के स्थान पर अपन क्या रख सकते हैं, 5R प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 125
इंटू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन से समीकरण यूज ले रहे हैं यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 से, इंटू आर इंटू 200 इज इक्वल टू 5 स्मॉल आर इंटू वी एफ। कैपिटल आर की जगह हमने जो रख दिया वो क्या रख दिया, 5 रख दिया। अब स्मॉल आर से तो स्मॉल आर कट गए और वी एफ ज्ञात कर लीजिए। वी एफ बराबर 125 इंटू 200/5, ये कितने टाइम्स हो गए, 25 टाइम 5000 वोल्ट। तो बड़ी बूंद पर जो विभव है वो कितना आ गया, 5000 वोल्ट आ गया। ठीक है, एक आंसर आ गया हमारा, इसके विभव का मान ज्ञात कीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है। क्लियर क्लियर कह रखा है, 125 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है। तो जब अपन एक बूंद के ऊपर दूसरी डालेंगे, दूसरी के ऊपर तीसरी डालेंगे, तीसरी के ऊपर चौथी डालेंगे, तो हम देखेंगे उस बूंद की मोटाई लगातार क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। वो मोटाई नहीं बढ़ता, वो कौन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। तो अपन कह सकते हैं 125 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो अपन ने ये लिख दिया, 125 बूंद जो होती है वो गोलाकार आकृति होती है। पृष्ठ तनाव के कारण वो आकृति जो ग्रहण करती है वो कौन सी, गोलीय आकृति ग्रहण करती है। गोले का जो आयतन होता है वो कितना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अपन ने छोटी के लिए जो त्रिज्या मान रखी है स्मॉल आर, और बड़ी के लिए जो त्रिज्या मान रखी है वो कैपिटल आर वैल्यू रखी। एक संबंध आ गया आर बराबर 5r। फिर अपन ने फॉर्मूला लगाया नॉर्मली, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, ये आगे रखने के लिए काम चाहिए। एक छोटी बूंद का अपन धारिता ज्ञात कर ली, बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात कर ली, छोटी बूंद पर आवेश ज्ञात कर लिया, बड़ी बूंद पर आवेश ज्ञात कर लिया। ये नॉर्मल अपन ने फॉर्मूले लिखे हैं, आगे यूज आएंगे तो रख देंगे। ठीक है, अब जैसे अपन जानते हैं आवेश संरक्षण के नियम से आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जब 125 बूंदों को जोड़ा तो एक भी आवेश नष्ट नहीं होगा। 125 बूंदों का आवेश पूरा का पूरा किस पर चला जाएगा, बड़ी बूंद पर चला जाएगा। तो आवेश 125 बूंदों पर आवेश बराबर होगा एक बड़ी बूंद पर आवेश। आवेश 125 अपनी जगह पे, छोटी बूंद पर आवेश का अपन ने फॉर्मूला रखा है यहाँ से, ये रख दिया। बड़ी बूंद का आवेश का फॉर्मूला अपन ने रखा है यहाँ से, ये रख दिया। सी का मान अपन, सी आई का मान इस वाले फॉर्मूले से और सी एफ का मान इस वाले फॉर्मूले से, इन समीकरण रख दिया, काट पीट लिया। विभव का मान आ गया अपना कितना, 5000 वोल्ट। अभी हमें साथ के साथ किसका मान ज्ञात करना है, ऊर्जा में परिवर्तन की गणना भी करनी है। तो वही अपन करेंगे, छोटी बूंद की ऊर्जा और बड़ी बूंद की ऊर्जा। ठीक है, और जब अगर वो परिवर्तन की बात कर रहा है तो अपन को अनुपात ज्ञात कर देना है कि ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन नहीं हुआ। तो अपन कहेंगे यहाँ से, एक छोटी बूंद की ऊर्जा। ऊर्जा को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी का मतलब यहाँ पर अपन पहले से यूज ले रहे हैं और बड़ी का मतलब यहाँ पर बाद से यूज ले रहे हैं। और ऊर्जा के आपको कई सारे फॉर्मूले लिखाए हैं मैंने। U बराबर 1/2 CV² भी है, U बराबर Q²/2C भी है, और U बराबर 1/2 QV भी है। तो यहाँ पर इनमें से ही किसी एक फॉर्मूले का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो UI बराबर 1/2 CI VI का होल स्क्वायर। VI ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 200 वोल्ट। लेकिन छोटी बूंद एक नहीं है, कितनी है, 125 है। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं 125 छोटी बूंद की ऊर्जा UI बराबर 125 गुना 1/2 CI VI का होल स्क्वायर। सॉल्व करना है इसको, और सॉल्व करके अपन कैलकुलेशन करनी है। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। ये संबंध ध्यान रखना, जरूरत पड़ने पर अपन रखेंगे R बराबर 5R। देखिए 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा, जिसको अपन ने लिख रखा है क्या, UI बराबर 125 गुना 1/2 गुना CI का मान वैसे कैलकुलेट नहीं है, लेकिन वैसे क्या लिखा हुआ है,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, और वी आई का मान कितना है 200 और इसका होल स्क्वायर। वी आई का मान ये रहा, हमने यहाँ पर रख दिया वी आई का 200 का होल स्क्वायर। अब ये इसको इक्वेशन डाल के छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर अपन 2 डाल देते हैं। ऐसे ही बड़ी बूंद की ऊर्जा UF बराबर 1/2 CF VF का होल स्क्वायर। उसी जैसा फॉर्मूला है वही लगा दिए, लेकिन बाद के लिए वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे। 1/2 की जगह 1/2 अपना, CF की जगह अपन यहाँ से वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, और VF का मान हमने निकाला है और निकाल के कितना आंसर आया है 5000 वोल्ट, 5000 का स्क्वायर। ये अपना किसका मान आ गया, VF का UF का मान आ गया। एक संबंध मैंने अभी आपसे कहा था स्मॉल r कैपिटल R में संबंध होता है। क्या संबंध होता है, कैपिटल R बराबर 5 स्मॉल r। वैल्यू रखते हैं UF बराबर 1/2 गुना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 5 स्मॉल r गुना 5000 का होल स्क्वायर। सिर्फ अब अपन को गुना भाग करने हैं, जो फॉर्मूले वगैरह लगाने थे वो सारे लगा चुके हैं अपन। और क्वेश्चन में पूछा गया है ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए, ठीक है। तो ऊर्जा में परिवर्तन की गणना, देखो जब एक बूंद के पास दूसरी बूंद को लाया जाता है तो लाने में अतिरिक्त कार्य किया जाता है, वह अतिरिक्त कार्य उसकी ऊर्जा को बढ़ा देती है, ठीक है। ऐसे ही जब 125 छोटी छोटी बूंदों को एक दूसरे के पास लेके आया जाएगा तो 125 बूंदों के लिए अतिरिक्त कार्य किया जाएगा, जिससे बड़ी बूंद की ऊर्जा बजाय छोटी बूंद की ऊर्जा से कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको अपन समीकरण नंबर डाल देते हैं यहाँ पे 3। जैसा कि अपन कह रहे हैं कि बड़ी बूंद की ऊर्जा ज़्यादा है और छोटी बूंद की ऊर्जा कम है, तो समीकरण 3 में भाग लगा देते हैं समीकरण 2 का। तो UF अपॉन UI इज इक्वल टू 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 स्मॉल r इंटू 5000। मैं इसको यहीं खोल के लिख रहा हूँ, इसको जो स्क्वायर है यहाँ से वैल्यू रखते हैं 125 इंटू 1/2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 200 इंटू 200। बस सॉल्व करना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 से 1/2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो, R से R 5 25 पंजे 125, ठीक है। 125 से 125 कैंसिल, ठीक है। तो UF अपॉन UI इज इक्वल टू, यहाँ से 2 जीरो बची, इसका मतलब 100 बचा, ठीक है। 100 125 से ये कट जाएंगे, एक एक करके क्रम से है तो वो अपन उसी हिसाब से काट लेंगे। और नीचे से 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कितना बचा 4 इज इक्वल टू 25। UF बराबर 25 इंटू UI। कह सकते हैं अपन बड़ी बूंद की ऊर्जा का मान छोटी बूंद की ऊर्जा से 25 गुना अधिक होता है। ये हमारा एक ही क्वेश्चन बनता है। बढ़िया न्यूमेरिकल है, बड़ा है, लेकिन करने में एक एक स्टेप यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपना होता है न्यूमेरिकल नंबर 7। ये अपना अगला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 12। अभी इससे पहले जो मैंने आपको कराया 7वां कराया, 8वां 9वां 10वां और 11वां, ये चारों न्यूमेरिकल संधारित्रों के संयोजन के ऊपर आधारित हैं। और ये संयोजन वाले न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले करा दिए, एक पहले की वीडियो आई हैं, उन पहले की वीडियो में मैंने सारे के सारे जो ये न्यूमेरिकल हैं वो आपको कराए हुए हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। एक विलगित चालक को दूसरे संकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाह्य पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है। एक विलगित चालक है, सबसे पहले ये माना कोई विलगित चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है अपनी R1 है, ठीक है। R1 है तो इस विलगित चालक की धारिता भी आ जाएगी, धारिता केवल सिंगल चालक की C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इक्वेशन नंबर 1।
आगे क्या कहता है क्वेश्चन देखिए, एक विलगित चालक को दूसरे संकेंद्रीय, यही केंद्र होना चाहिए, गोलीय चालक जिसका बाह्य पृष्ठ, इसका बाह्य पृष्ठ किससे संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित है, इसका मतलब ग्राउंड है से ढक देते हैं, ढक गया, ठीक है। और इसको अपन मान लेते हैं, माना इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, r2 है, उसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, r2 है। क्लियर दे रखा है क्वेश्चन में, r1 r2। ऐसी अवस्था अपन ने पढ़ी है, और ऐसी अवस्था अपन ने कहाँ पढ़ी है, हम यहाँ पे जानते हैं। इस तरीके की जहाँ व्यवस्था बनी थी वो किस में बनी थी, गोलीय संधारित्र के लिए बनी थी। और गोलीय संधारित्र की धारिता का अपन ने फॉर्मूला निकाला है, वो धारिता का फॉर्मूला क्या आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1। ठीक, हम यहाँ पर वही करने वाले हैं। साथ के साथ क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है हमारे हिंट के लिए, इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n अपॉन n माइनस 1 है। त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है r2/r1, उसी हिसाब से दे रखा है। ध्यान दीजिएगा कि बड़ी जो त्रिज्या है वो कौन सी है, r2 है, ये ध्यान देना। तो ऊपर n ज़्यादा है और n-1 कम है, तो जब r2 अपन को दिख रहा है यहाँ पे बड़ी है, तो r2 का मान अपन ज़्यादा हिसाब लेते हैं, तो n अपॉन n-1। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हो कि r1 अपॉन r2 क्यों नहीं, r1 अपॉन r2 क्यों नहीं लिया गया। तो जैसा कि चित्र दिख रहा है, r2 ज़्यादा है, r1 कम है, तो n ज़्यादा है, n-1 कम है, उसी हिसाब से इनका अनुपात आएगा। इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल देते हैं। और जब ये अवस्था बन गई तो ये बन गया कौन सा, गोलीय संधारित्र। और हम जानते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वैसे तो नॉर्मल सी से बोलते हैं, लेकिन सी जो है अपन ने विलगित की बोल दी है, माध्यम है नहीं कि अपन माध्यम की बात करें। ये भी किसकी बात हो रही है, निर्वात की है, तो इसलिए इसको नाम दे रहे हैं क्या, सी डैश। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1। ये फॉर्मूला ज़रूर अपन को याद रखना पड़ेगा कि अपन को किस तरीके से वैल्यू प्रतिस्थापित करनी है, क्या फॉर्मूला है। तो अपन ने गोलीय संधारित्र के लिए ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, ये हमने यहाँ पे यूज़ ले लिया। सिर्फ अपन को करना क्या है, r2 की वैल्यू प्रतिस्थापित कर देनी है। और r2 बराबर समीकरण नंबर 2 से क्या रख सकते हैं, n अपॉन n-1 इंटू r1 अपन यहाँ पे प्रतिस्थापित तो कर सकते हैं। कट पिट के जो हमारा आंसर आएगा वो हम देखते हैं। तो सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r1 अपने स्थान पर, r2 की वैल्यू रखते हैं n अपॉन n-1 इंटू r1, रख दिया यहाँ से r2 की वैल्यू बटे। सिमिलरली नीचे वाले में भी r2 की वैल्यू रखते हैं n अपॉन n-1 r1। ये तो केवल और केवल किसकी वैल्यू है, r2 माइनस r1। कुछ यदि कॉमन आ रहा हो तो कॉमन वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हालांकि इसको स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ इसको, r1 n अपॉन n-1 इंटू r1 अपॉन, देखो इन दोनों में से जो कॉमन आया वो r1 कॉमन आया, तो यहाँ से बचा n अपॉन n-1 माइनस 1 इंटू r1। नीचे वाले स्टेप से क्या कॉमन आ गया, r1 कॉमन आ गया। r1 से r1 अपन ने यहाँ पे क्या किया, कैंसिल किया। नीचे अपन यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 n अपॉन n-1 बटे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो n माइनस का मल्टीप्लिकेशन n-1 से करेंगे तो माइनस n प्लस 1 बटे एलसीएम आ गया अपना क्या, n-1। नॉर्मल n-1 एलसीएम लिया, फिर n-1 को उसमें भाग दिया, 1 आया, 1 का गुना n से किया तो n आ गया। फिर 1 के नीचे 1 है तो 1 का भाग इसमें देंगे तो n-1 आएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर देंगे तो अपना गुना भाग होके ये आएगा। n से n कट गया, n-1 से n-1 कट गया, तो सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 इंटू n। समीकरण नंबर 1 से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 की जगह क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, सी डैश बराबर, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, c, n इंटू सी। क्या कह सकते हैं,
यदि ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए, जैसे मैंने वहाँ पे चित्र बनाया हुआ है, तो इस व्यवस्था के अनुसार, इस वाली व्यवस्था के अनुसार धारिता का मान कितना गुना हो जाता है, n गुना अधिक हो जाता है। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 12। एक बार मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ, जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है। एक विलगित चालक को, सबसे पहले विलगित चालक का नाम आया है, तो अपन यहाँ पर एक गोला ले लिया और अपन ने कह दिया माना गोले की त्रिज्या क्या है, r1 है। विलगित चालक हो गया, त्रिज्या r1 है, और किसी गोलीय निकाय की धारिता अपन ने निकाली है, वो भी गोली निकाय बोल रहा हूँ मैं, या गोले की बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे किसी गोले की धारिता मैंने निकाली है, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बात खत्म। फिर आगे कह रहा है कि चालक को दूसरा संकेंद्रीय गोलीय चालक ढके हुए है, तो अपन ने एक इसी को केंद्र मानते हुए एक दूसरा गोला बनाया, इसकी त्रिज्या क्या मान ली, r2 मान ली, और उसका बाह्य पृष्ठ किससे संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित। जैसे ये वाली व्यवस्था करी तो तुरंत की तुरंत क्या हो गया, ये संधारित्र बन गया। मैंने आवेश नहीं देखा, एक नॉर्मल चित्र दिखाया आपको, उस पर आवेश नहीं देखा है। आगे क्या रखा है, इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 है। पहले ये त्रिज्या देखेंगे, इनमें से ज़्यादा कौन सी, n ज़्यादा है, n-1 कम है, तो उसी हिसाब से इनका अनुपात लिखेंगे, ज़्यादा बटे कम। तो ज़्यादा बटे कम का हिसाब से अपन ने समीकरण नंबर 2 लिख दिया। आगे कह रहा है कि आगे तो क्या अपन ने फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से r2 की वैल्यू प्रतिस्थापित करिए, सिंपल कैलकुलेशन की, काटा पीटी करी, काट पीट के अपना आंसर तुरंत ही आ गया। गोलीय चालक की धारिता के मान में कितने गुना वृद्धि हो गई, n गुना वृद्धि हो गई। बस ये अपना एग्जाम्पल नंबर 12 है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, आप कर सकते हो, नहीं हो तो जब आपका मन करे वो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हमें 2 चित्र बना के दिए हुए हैं और इनकी तुल्य धारिता पूछी है, ए और बी के मध्य में तुल्य धारिता कितनी होगी। साथ ही साथ क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो ए है और 2 निकटवर्ती प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। इसका मतलब एक प्लेट ये है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो डी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी डी है, और ये जो दूरी है ये भी हमारी क्या है, सेम। यहाँ पे 2 निकटवर्ती प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो डी है। ये अपना दिया हुआ है। अब जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसमें हमें कोई अंदाज ही नहीं लग रहा कि यहाँ पे कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर है, या प्लेट भी है या नहीं है, समांतर प्लेट बन भी रही है नहीं है बन रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो अपनी मर्जी से अपन ये मानते हैं कि माना ए से प्लस आवेश छोड़े जाते हैं, ध्यान दीजिए, और बी से माइनस आवेश छोड़े जाते हैं। मैं दोनों एक साथ करा रहा हूँ, बी पॉइंट भी करा रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ से ए से प्लस आवेश छोड़े जाते हैं, बी से माइनस आवेश छोड़े जाते हैं। जो प्लस वाले से टच है उस पर कौन से आवेश आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, ये आवेश जाएंगे, और ये जो प्लेट है ये पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाती है। ठीक है, इसका दूसरा भाग इससे जुड़ा हुआ है, ये वाली प्लेट भी कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाती है। बी से जो आएंगे वो कैसे आएंगे, माइनस आएंगे, तो ये वाली जो प्लेट है वो कैसी होगी, ऋणावेशित होगी, और इसका ये वाला भाग इससे जुड़ा हुआ है तो ये भी कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ऐसे ही अपन इसमें करते हैं, ए से जुड़ा हुआ भाग ये वाली प्लेट है, ये कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, और ये वाली भी कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, ये ऋणावेशित हो जाएगी, ये वाली भी जो है वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। अब अपन को कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर देखने से हमको यहाँ ये दिखाई देखा, देखो एक तो ये वाला, एक प्लेट इसकी, एक प्लेट इसकी, प्रत्येक का क्षेत्रफल उसने बोला हुआ है कितना है, ए है, धनावेशित और ऋणावेशित है, एक संधारित्र बना देता है। ठीक है, चूंकि ये ऋणावेश एक दूसरे के पास हैं, ऋणावेश संधारित्र नहीं होता, धनावेश ऋणावेश होते हैं संधारित्र, और दूसरा ये बना देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है इसमें कितने संधारित्र हैं, 2 संधारित्र हैं, और इस तरीके से जुड़ रहा है। देखो इसका जैसे अपन समांतर क्रम देखें तो अपन ये करते हैं, एक प्लस ये होता है, एक संधारित्र ये है, जैसे इस पर प्लस दे दिए, इस पर अपन ने कौन से दे दिए, माइनस दे दिए, ऐसे इस पर दे दिए अपन ने प्लस, इस पर दे दिए अपन ने माइनस। यदि प्लस प्लस को किसी एक पॉइंट से और माइनस माइनस को किसी एक पॉइंट से जोड़ दिया जाए तो बनने वाली व्यवस्था जो होगी वो कौन सी होगी, समांतर क्रम संधारित्र कहलाती है। ठीक है, तो प्लस भी ए से जा रहा है, इसका प्लस भी ए से जा रहा है,
ठीक है, माइनस माइनस 1 से, तो माइनस माइनस 1 से जोड़ रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ये जो जुड़ेंगे कौन से क्रम में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में जुड़ेंगे, ठीक है। और समांतर क्रम में अपन जानते हैं तुल्य धारिता का मान C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जितने संधारित्र बनेंगे या जितने समांतर प्लेट संधारित्र बनेंगे उनकी तुल्य धारिता A व B के मध्य तुल्य धारिता। ध्यान दीजिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन से क्रम में है, समांतर में है। समांतर में तो C बराबर C1 प्लस C2, C बराबर हम जानते हैं जब उसने क्षेत्रफल भी दे रखा है और दोनों संधारित्रों के बीच की दूरी भी दे रखी है तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं ना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, वो होता है कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और चूंकि ये D है, प्रत्येक का A है ही उसमें, कहीं रखा है क्वेश्चन में ही, प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सेकंड का देखते हैं। देखो एक प्लस यहाँ से एक माइनस यहाँ से, कितने संधारित्र बन गए, एक। इसका माइनस इसका प्लस, कितने संधारित्र बन गए, 2। इसका प्लस इसका माइनस, कितने संधारित्र बन गए, 3। यहाँ पर अपने क्या बन गए, संधारित्र बन गए। वही अपन क्रम लगा देंगे, कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर, क्योंकि देख रहे हैं प्लस का हिस्सा कहाँ जुड़ रहा है, एक सिरे पर, माइनस का सिरा कहाँ जुड़ रहा है, एक सिरे पर। तो तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आंसर क्या आ गया, C बराबर 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस तरीके से अपना क्वेश्चन होता है 14। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है आपका 15, केवल फॉर्मूला बेस्ड है। यदि आप करोगे तो आपसे हो जाएगा, नहीं हो तो आप जब भी मन करे आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसमें बिल्कुल भी ये नहीं दिया हुआ कि हमें कैसे सॉल्व करना है, तो उसको लिए अपन मानते हैं कि A प्लस B माइनस। सेम इधर A प्लस B माइनस, अपने आप ही प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस कितने संधारित्र बन गए, 3 संधारित्र बन गए, जो कौन से क्रम में जुड़े हुए होंगे, समांतर क्रम में। क्योंकि हम देख रहे हैं प्लस का सिरा प्लस से जुड़ा हुआ है और इधर भी प्लस का सिरा प्लस से जुड़ा हुआ है। और हम जानते हैं यदि सभी प्लस का सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ हो, सभी माइनस का सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ हो, कौन सा क्रम चला जाता है, वो समांतर क्रम। और वही समांतर क्रम का फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। एक न्यूमेरिकल है जो आप खुद कर लीजिएगा। धन्यवाद।